दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, थोड़ा हो सकता है आपको साउंड की प्रॉब्लम आए, लेकिन चलिए देखते हैं। आज हम लोग जो क्लास 12 के जो ब्रैग इक्वेशन है उसका पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ब्रैग इक्वेशन क्या है और कैसे इसका जो डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। तो देखिए, सिंपल है, आप लोग को बता दूं पहले तो ब्रैग इक्वेशन क्या होता क्या है। मतलब यहाँ पर 2d sin थीटा इक्वल टू होता है n लैम्डा, ठीक है। ये होता है आपका ब्रैग इक्वेशन। यहाँ पर d क्या है, डिस्टेंस ऑफ लेयर, ठीक है। d इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस ऑफ टू लेयर्स इन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की किसी भी जो दो लेयर है उनकी बीच की डिस्टेंस है लैम्डा जो है, और लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट, इंसिडेंट लाइट। जो हम इसमें इंसिडेंट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ है। और n जो है वो है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। एंगल है थीटा, क्या है, एक एंगल है बिटवीन सरफेस यानी सरफेस और जो आपका इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट रे है, उनके बीच का ये जो एंगल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें टर्म्स क्या है। इसका पहले तो ये समझे कि यूज क्या है। तो ब्रैग इक्वेशन क्या है, आपको बता दूं कि किसी भी क्रिस्टल की जो रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है ना, तो मतलब टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ क्रिस्टल, ठीक है। एन एटम इन अ क्रिस्टल यूनिट, ठीक है, या यूनिट सेल जो है। यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं उसकी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसको समझने के लिए देखो, मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ कि यहाँ पर सपोज करें कि यहाँ पर एक मैं क्रिस्टल को थोड़ा सा बनाने का कोशिश करता हूँ। ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टल के किसी भी एटम के बीच, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रिस्टल के एटम्स अरेंज है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर रेगुलर जो अरेंजमेंट है, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये इसकी सेकंड लेयर है और ये इसकी थर्ड लेयर है, ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा एक इस तरह का यहाँ लाइन बना दूं, आप समझ जाना यहाँ पर क्लियर है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट आता है इस तरह से, और ये जो लाइट है यहाँ पर इंसिडेंट होता है, ठीक है। और अब यहाँ से सिंपल है कि यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो सपोज करें कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक एंगल बना और ये एंगल मान लेते सपोज करें कितना थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा है। अब इसका जो परपेंडिकुलर होगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये समझे कि यहाँ पर एक जो दूसरी लेयर होगी, एक और जो दूसरी रेडिएशन है वो इस तरह से आती है और अंदर तक चली जाती है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जब वो अंदर वाली लेयर पे आएगी तो वो भी क्या होगा, वो भी तो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होगी और वो इस तरह से चली जाती है। अब क्या है थोड़ा समझे यहाँ पर। तो रे आई है और एक ये लेयर रे आई है। अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि अपने को ये जो दो एटम्स है ना, ये यहाँ पर पूरे क्या है, एटम्स है। आप थोड़ा समझिए, यहाँ पर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है। अब यदि मुझे इस एटम के रेडियस पता करनी है तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के लेयर के बीच के डिस्टेंस पता करना है। मतलब यदि मुझे डिस्टेंस पता हो जाती है, ये डिस्टेंस यदि मुझे पता हो जाती दोनों लेयर के बीच में कितनी है, तो उस डिस्टेंस का आधा ही तो होगा। ये एक एटम है, ये जो दूसरा एटम है, इसके बीच की जो न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, या उसको डिस्टेंस को हमने डी नाम दिया, उसका आधा कर देंगे तो रेडियस नहीं निकल जाएगा।
तो कुल मिलाकर रेडियस पता करने के लिए हमें दो लेयर के बीच के डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। अब ये दो लेयर की डिस्टेंस पता कैसे की जाएगी, देखो आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और क्या डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये वाली जो जा रही है रे, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें। अब इसको मान लेते हैं, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, यहाँ सी, और इसको भी अपन लगभग पूरा कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी। अब आप समझे, ये जो डिस्टेंस है, ये छोटी वाली डिस्टेंस है, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी, ठीक है, ये डी हो गया। अब ये जो अपोजिट देखो, ये जो आपकी पहली वाली रे आई और ये जो दूसरी वाली रे आ रही, तो उसने क्या करी, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपको लग नहीं रहा कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये अपन इसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा पाथ है ना, इसको पाथ डिफरेंस भी बोला जाता है। और उतना ही पाथ इसने यहाँ पर भी कवर हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ इसने क्या हुआ, एक्स्ट्रा पाथ जो कवर हुआ है वो अपने को निकालना है। पहले तो कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल थीटा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला एंगल थीटा है, तो ये नीचे वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब आप समझे, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एंगल है ये क्या है आपका थीटा। अब आपने क्या किए, इस पर एक परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब देखें यहाँ पर ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा, और तो ये भी तो पूरा एंगल 90 का ही है ना। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, इस तरह से ये भी तो एंगल 90 का ही है, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ, थीटा ही हुआ। तो मतलब हमारे पास ये जो एंगल दिख रहा है ये क्या हो गया आपका, थीटा। तो ये थीटा हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है अलग से अपन बना ले यदि, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वाला जो पॉइंट है देख रहे हैं आप लोग, ये ए, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर ए लिख लेता हूँ। इसके अपोजिट जो है ये क्या हो जाएगी, ये बी और ये सी, और यहाँ पर एंगल हो गया थीटा, ठीक है। और ये जो डायगोनल है ये क्या है आपकी डी, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है यहाँ पर, बी सी। तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज करें यहाँ पर अपन इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। तो x हो जाता है। तो अब ये ट्राइंगल कौन सा है, ABC में है ना, इन ट्राइंगल ABC हम यदि राइट एंगल ट्राइंगल लगाएंगे, तो अब आप मुझे बताओ साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, BC, यानी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ये इसको हमने क्या नाम दिया, x, और डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या आपका AC, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू BC कितना है आपका x डिवाइड बाय D। और यदि हम इसको x बराबर से लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। अब ये यदि पाथ डिफरेंस यदि हम दोनों तरफ देखेंगे तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस x, यानी बराबर ही होगा। तो ये हो जाएगा 2D साइन थीटा, पाथ डिफरेंस हो गई है। अब एक बात समझ लें कि जब ये एक वेव्स आ रही है, ये वेव्स है, और एक ये भी वेव्स आ रही है, ठीक है, ये भी वेव्स आ रही है, तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को, ध्यान देना कि ये बराबर बराबर बाहर निकले, बिना मतलब एक साथ बाहर निकले, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों में क्या हो, इन दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव, देखो यहाँ पर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होगा तो ही ये साथ में निकल पाएगी। तो ये तब पॉसिबल है जब वो जो आ रही है जो लाइट, यानी लैम्डा मान लो, तो ये जो लैम्डा है उसका ये जो वैल्यू आ रही है 2D साइन थीटा, ये लैम्डा की इंटीजर मल्टीप्लायर होना चाहिए। इंटीजर मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई कंप्लीट नंबर ही आना चाहिए, यानी ये जो 2D साइन थीटा है ये लैम्डा की क्या आना चाहिए,
कंप्लीट कोफिशिएंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या 1 2 3 हो सकता है, जहाँ n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो निकल जाती है ये आपकी क्या निकल गई फ्रेंड्स, ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, तो ब्रैग इक्वेशन से यदि हमको d की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसलिए हम रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इसको एक बात और याद रखें, n को हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अब ये फ्रेंड्स याद रखना कि बहुत ही आसान तरीके से हम ये इसको याद रख सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो पहली बार देख रहे होंगे वो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।